यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है। 18 मार्च को जब योगी 3 साल पूरे करेंगे तो बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक भी बनेगा। ऐसा पहली बार होगा जब यूपी में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री लगातार 3 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो। पिछले 3 साल में सरकार ने कई काम किए हैं, कई योजनाओं में पंख लगाए हैं, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराने की कोशिश भी की गई है। कई निवेशकों ने यूपी सरकार पर भरोसा जताया है और निवेश के लिए लाखों करोड़ का MOU साइन भी किया गया है। कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं। पिछले 3 साल में योगी कितना बदल पाए हैं उत्तर प्रदेश को, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, आपकी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। आप अपने 3 साल के कार्यकाल से कितने खुश हैं? निश्चित रूप में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं विगत 3 वर्षों में, अगर आप देखें तो 28% के आसपास निर्यात बढ़ा है। प्रति व्यक्ति जो आय है वो आप अगर 2014 की अपेक्षा आप देखें तो 1.5 गुनी के आसपास हो गई है। अगर आप ये देखें कि 2 लाख से ऊपर लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, तो ये एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जा सकता है कि चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। अगर आप देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना शुरू हो गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। अगर आप देखें तो हमारा जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। डिफेंस कॉरिडोर का काम चल रहा है। अगर देखें एक तरफ कुंभ संपादित हुआ तो दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपो ने अपने झंडे गाड़े हैं। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दिन पर वहां पर दिवाली उत्सव मनाया जाता है। अगर होली पे देखें तो फागुन उत्सव इस समय मथुरा में बन रहा होगा। चारों तरफ विकास भी है, संस्कार भी है, संस्कृति भी है और चारों तरफ एक चौमुखी विकास की जो अवधारणा होती है। बिल्कुल कई सारी चीजें हुई है। डिप्टी CM, डिफेंस एक्सपो को लेकर सरकार एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने की भी सोच रही है। क्या सुरक्षा को लेकर सरकार को एक सफलता मिल गई है, ये माना जाए? काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और बुंदेलखंड ऐसा जो पिछड़ा क्षेत्र है, जब वहां पर बनी हुई राइफलें बाजार में आएंगी कि बुंदेलखंड की राइफल है या बुंदेलखंड की पिस्टल है, तो लोगों को अपने आप में गर्व की अनुभूति होगी। ये डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड के विकास की अवधारणा को साकार करने का एक ऐसा यंत्र साबित होगा जो अमृत के समान वहां के लोगों को समृद्धि, सुख और समृद्धि को बढ़ाने में सहायक बने। बिल्कुल। राम मंदिर की अगर हम बात करें तो राम मंदिर योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अब राम मंदिर ट्रस्ट भी बन चुका है। कब तक लोगों के लिए राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में सबसे बड़ी मैं तो बधाई यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता को खासतौर से देना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया श्री राम जन्मभूमि के संबंध में, तो लोगों ने बड़ी सहिष्णुता के साथ में उसे स्वीकार किया और वहां पर एक बृहत पैमाने पर ट्रस्ट का गठन हुआ है। वहां की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जो भी वहां पर विश्व हिंदू परिषद या जो भी अन्य संस्थाएं उसको बना रही हैं, उसमें जो बाधाएं आएंगी सरकार दूर करने के लिए सक्षम। जी बिल्कुल। बात अगर किसानों की करें, देखिए किसानों की हम यहाँ पर बात जरूर करेंगे क्योंकि अन्नदाता हैं किसान। हमारा जो देश है वो कृषि पर निर्धारित है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, किसान बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। किसानों को लेकर योगी सरकार ने मुआवजा भी दिया। जो योगी सरकार से किसानों को उम्मीदें थी, जो सुविधाएं मिलने चाहिए थी, जो उम्मीदें किसानों की थी, क्या लगता है कि आपको किसानों को वो सुविधा मिल सकी है? क्या उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं? पहली योगी सरकार है जी, जिसने चारों तरफ किसानों की भलाई के लिए काम किया है। जी जी। अगर आप देखो तो 89,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया है। इसमें 10,000 करोड़ से ऊपर का जो भुगतान है वो पिछली सपा सरकार के समय का भी है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
उसका भुगतान किया है। आज देखिए सबसे ज्यादा जो अगर कहें तो जी। एक जो लक्ष्य से भी कहीं अधिक का जी। उत्पादन, एक रिकॉर्ड उत्पादन धान का हुआ है, जी। रिकॉर्ड उत्पादन गन्ने का हुआ है, रिकॉर्ड उत्पादन चीनी का हुआ है और रिकॉर्ड उत्पादन गेहूं का हुआ है। जी। तो चारों तरफ किसानों की समृद्धता का ये एक संदेश जा रहा है कि उत्पादन भी हो रहा है और उत्पादन का मूल्य भी मिल रहा है। हम किसानों की समृद्धता और उनकी आय को दुगना करने की तरफ तेजी के साथ में बढ़े हैं। आज खाद्य की उपलब्धता है, तो गांव-गांव में बिजली लग गई है, गांव-गांव में टॉयलेट्स हो गए हैं, तो अगर गांव-गांव में देखें तो हर घर में गैस पहुंचे, इसका प्रयत्न भी सरकार ने किया है। हमने गांव के चौमुखी विकास में जहां ध्यान दिया है, वहीं 6,000 रुपए साल किसानों की सम्मान राशि उनके खातों में पहुंच रही है। उनके ऋणों का जो भुगतान था 1 लाख रुपए तक का लघु और सीमांत किसानों का, उसको हमने माफ किया है। तो मैं कह सकता हूं कि किसानों के लिए ये सरकार एक प्रकार से वरदान साबित हुई है और उसने किसानों के सारे जो कष्ट हैं उनको दूर करने का संकल्प ले रखा। चलिए, अब बात यहाँ पर आर्थिक मंदी की भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश आज आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का भी कहना है कि देश के विकास में एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है। तो रोजगार को लेकर सरकार क्या सोचती है? योगी सरकार किस तरह से छोटे सेक्टरों में रोजगार देगी? मैंने पहले शुरुआती दौर पे कहा कि 2.5 लाख करोड़ का जो है ये 2.5 लाख हजार करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो पूंजी निवेश है, ये रोजगारों का एक ऐसा आकार खोलेगा, एक ऐसा रास्ता खोलेगा जिसमें लाखों लाख संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। हमने आयात को कम किया है, हमने निर्यात को बढ़ाया है। हम रोजगार छोटे लघु और जो मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं उनमें हमने काफी अधिक सफलता प्राप्त की है और हमारा निर्यात खासतौर से लघु उद्योगों में बढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री, बतौर उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, आपके पास शिक्षा मंत्रालय भी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो होना चाहिए था, क्या वो हुआ? क्या आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि आज भी परीक्षा देने से कई विद्यार्थी वंचित रह गए हैं। मैं समझता हूँ उससे ज्यादा हुआ है। अगर आप देखें तो आज से 3 साल पहले लखनऊ में एक राइटर की किताब चलती थी, तो उसी सब्जेक्ट की किताब इलाहाबाद में या प्रयागराज में दूसरी किताब दूसरे राइटर की चलती थी। एक सा कोर्स पाठ्यक्रम नहीं था। हमने पाठ्यक्रम को बदल के एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर पूरा कोर्स का शेड्यूल बदल दिया और जो 2.5 महीने परीक्षा चलती थी वो आज 12 दिन में हाई स्कूल की और 15 दिन में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो रही हैं। जो नकल एक उद्योग बन गया था, उसको दूर करने के लिए ऑनलाइन हम लोगों ने परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया। उसके बाद में सीसीटी कैमरे 1,90,000 के आसपास सीसीटी कैमरे लगे और 1,88,000 कक्ष निरीक्षक हुए। 94,000 के आसपास कमरों में परीक्षाएं कराई गई। 7,784 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं हुई। और अभी आप देख रहे हैं जो प्रयागराज बोर्ड की जो परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटर की नकल विहीन परीक्षाएं हमारी संपादित हो रही हैं। ये पारदर्शिता, ये शुचिता हमारे जो शिक्षा है उसमें परिवर्तन ये लाए हैं और मैं समझता हूं कि इसी तरीके से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी व्यापक परिवर्तन हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का राजनीति में दौर चलता रहता है, लेकिन हाल ही में जो मामला आजम खान से जुड़ा हुआ सामने आया, सपा कहती है कि योगी सरकार द्वेष की भावना से काम कर रही है, क्योंकि आजम खान को द्वेष की भावना से ही जेल भेजा गया है, जेल में डाला गया है। ये आरोप क्या सही है? क्या मानते हैं आप? देखिए, योगी सरकार जो है पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है। अगर न्यायालय के कोई निर्णय से कहीं किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है जी। निश्चित रूप में। बिल्कुल। जो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जो प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में छूट गए हैं, उनके लिए क्या विचार है? सबसे ज्यादा किस प्रोजेक्ट पर काम किए जाएंगे? क्योंकि कहा जाता है कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। कमिश्नर राज बनाया गया ताकि सबको सुरक्षा मिल सके। क्या लगता है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा हो पाएगी, उन्हें सुरक्षा मिल पाएगी क्या?
अपराधों में कमी आई है। अगर आप 2016 के मुकाबले देखें, चाहे वो हत्या हो, चाहे राजनी हो, चाहे बलात्कार के प्रकरण रहे हों, सभी में 2016 के अपेक्षा काफी हद तक गिरावट आई है। आज 105 के आसपास अपराधी जो जघन्य अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। कुछ हमारे पुलिस अफसर भी घायल हुए हैं। और अगर आप देखें तो जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसने अपना काम बेहतर तरीके से किया है। आज महिलाओं की पीएससी में भी भर्ती चल रही है। तो ये हर तरफ हमने बदलाव किए हैं। गृह विभाग में विशेष तौर से हमारे प्रतिदिन कोई ना कोई जी 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 चलिए, सीएए पर यहाँ पे बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाल ही में जो मुद्दा निकल के सामने आ रहा है वो सीएए है, जिस पर लगातार विरोध हो रहा है। सीएए को लेकर जो विरोध जारी है, कानून बनाने के बाद लगातार प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में भी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, इन्हें किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको चुनाव में बुरी तरीके से बीजेपी से शिकस्त मिली हुई है और उनके पास में विकास एजेंडा नहीं है। और इसलिए उन्होंने जानकर, जब ट्रिपल तलाक का मसला आया, कहीं पूरे देश में कोई घटना नहीं घटी। जब 370 धारा और 35A को हटाने का आया तो भारतवर्ष में कहीं भी कोई घटना नहीं घटी। श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो निर्णय आया, कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। इसके कारण कुछ विपक्षी लोगों में हताशा और निराशा रही, जिसके कारण उन्होंने दुष्प्रचार किया और दुष्प्रचारित करते हुए उन्होंने सीएए को और एनआरसी का नाम लिया। एनआरसी भी कहीं लागू भी नहीं हुई है। उन्होंने पहले से ही हवा खड़ा करने की कोशिश की।